जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बजट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 में कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहीं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा, वरना नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ही इस वीडियो का हम पीडीएफ डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको हमने यहाँ पे समाहित कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हमने आर्थिक समीक्षा का वीडियो बना दिया था, तो वीडियो के आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर सेक्शन देखिएगा, तो वहाँ पे आर्थिक समीक्षा का हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम लोग बजट 2025 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले बजट। बजट के बारे में कुछ थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे बजट था, तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है, कभी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो इसका उल्लेख मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण का, वो अनुच्छेद 112 में मिलता है, ये सभी आप जानते हैं। भारत का जो पहला बजट की अगर बात करें, तो स्वतंत्रता के पहले यानी 1860 में तो किसने पेश करा था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में खर्ण मुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया। इसके बाद गणतंत्र भारत का यानी कि 1950 के बाद यानी 1950 में तो जॉन मथाई के द्वारा बजट को पेश करा गया था। तो ये एक भारत का इतिहास है जो हमको याद रखना चाहिए, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, यानी सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया। तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। पहली बार महिला जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, तो कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था, तो इंदिरा गांधी जी थी जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थी और उन्होंने बजट पेश किया था। अंतरिम पूर्णकालिक या सर्वाधिक बार महिला द्वारा बजट किसने पेश किया, तो वो थी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पूर्णकालिक या अंतरिम बजट को पेश करा है महिला के रूप में। ठीक है, ये कार्यवाहक नहीं पूछ रहा है, महिला के रूप में पूछ रहा है, ये अंतरिम या पूर्णकालिक बजट है, क्योंकि ये वित्त मंत्री भी थी, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास एक और रिकॉर्ड दर्ज है कि महिला, ये जो बजट इन्होंने पेश किया था, तो सबसे जो लंबा भाषण दिया था 2020 में, जब इन्होंने बजट पेश किया था तो 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। तो सर्वाधिक लंबा भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, तो निर्मला सीतारमण जी के पास सर्वाधिक लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है। तो ये हमने थोड़ा सा इतिहास समझ लिया बजट का, कि बजट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने अच्छे से बजट का इतिहास समझा। अब हम लोग समझते हैं कि 2025 का जो बजट आया है, 2025 के बजट में कौन सी वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्व रखती हैं। तो आप ये वीडियो तो आज देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले जो आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमी सर्वे का जो बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डाटा बहुत रहता है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, उसकी भी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितने वीडियो इंपॉर्टेंट बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो देखिए, बजट में कुछ 4 इंजन होंगे, यानी कि 4 इंजन की बात करी गई, इन 4 पिलर की बात करी गई। तो वो कौन से थे, तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इनकी बात करी गई बजट में। ये माने गए कि बजट के 4 इंजन हैं मुख्य रूप से, जिससे भारत को जो विकसित करने का एक लक्ष्य है, उसको हम लोग इन पे सुधार करके, इन पे काम करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बजट में ये आपको वर्ड याद रखना है, इससे संभावना ये बताई जाएगी कि हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे बजट में ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। अब ज्ञान का मतलब क्या है, तो जी से मतलब गरीब है, वाई से मतलब युवा, ए से मतलब अन्नदाता, एन से मतलब नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 लोगों को प्राथमिकताएं बजट में दी गई हैं। तो इसी को एक मॉडल नाम दे दिया गया है, ज्ञान। तो ज्ञान को प्राथमिकता बजट में दी गई है। तो ये वर्ड पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो हमारा कुल बजट था, तो 50.65 लाख करोड़ का था। 50.65 लाख करोड़ का था। अगर इसकी बात करें हम लोग, ये डाटा भी हम लोग देखते हैं, इसके बाद और भी बात करेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो जो कुल प्राप्तियां थी हमारे पास, तो 50.65 लाख में
अगर जो पूंजीगत देखा जाए तो 16.44 लाख करोड़ ये ठीक ही पूंजी प्राप्ति हुई है। राजस्व प्राप्ति हमारे पास 34.20 लाख करोड़ हुई है। कर प्राप्ति हुई है 28.37 लाख करोड़। और कर भिन्नता जो राजस्व प्राप्ति हुई है 5.83 लाख करोड़ की हुई है। अगर हम लोग बात करें कि जितने भी घाटे होते हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, तो इनमें से क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसको हमको पढ़ने के लिए एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ये जो कुल घाटे निकल के आए हैं, तो इनमें राजकोषीय घाटा कितने परसेंट रहा है। तो इससे निश्चित तौर पे है कि ये जो डाटा हम आपको दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनना बिल्कुल श्योर है। इससे क्वेश्चन बनना बिल्कुल श्योर है। तो इस डाटा को बिल्कुल आपको बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे राजकोषीय घाटा था, तो जीडीपी का कितना है, 4.4%। इसमें हमने इस तरफ उसकी वैल्यू भी रखी है कि 15.68 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा था। ठीक है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3%। तो ये जो घाटे दिए गए हैं ना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब राजकोषीय घाटा की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो 2023-24 में 5.6 था, 24-25 में 4.8 था, और 25-26 यानी जो ये वर्ष 25 और 26 का चल रहा है, इसमें ये अनुमानित है कि राजकोषीय घाटा 4.4% होगा। तो ये हमने पिछले 2 साल के अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो उसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कुल व्यय कितना था। तो देखिए, कुल व्यय की जब बात आती है तो कुल व्यय में राजस्व व्यय जो था तो 39.44 लाख करोड़। देखिए, अभी आपको ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आप यकीन मानो जब डाटा यहाँ से उठाया जाएगा ना, पूछा जाएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको इस तरीके से हमने डिजाइन करा है नोट्स को कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस डाटा को इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्याज व्यय कितना था, तो 12.76 लाख करोड़। पूंजी व्यय 11.21 लाख करोड़। प्रभावी पूंजी व्यय 15.48 लाख करोड़ था। अब हम अगर बात करते हैं, ये डाटा आप खूब देखते होंगे कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है। तो देखिए, रुपए की अगर बात करते हैं हम लोग, तो खर्च जो हुआ, तो ब्याज अदायगी में जितना भी अमाउंट प्राप्त हुआ उसका 20% खर्च हुआ। राज्यों के हिस्से में 22%, रक्षा और पेंशन में 8 और 4% किया गया। ये डाटा और भी था, लेकिन जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल था वो हमने लिखा है। अब रुपया आता कहाँ से है, ये तो बात हो गई कि रुपया जाता कहाँ पे है। अब ये बात होगी कि रुपया आता कहाँ से है। तो उधार से 24% आता है, आयकर से 22% आता है, माल एवं सेवा कर से 18% रुपये भारत में आता है। तो ये था एक डाटा, जिसको आप अच्छे से, ये नीचे वाला रुपया कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, इससे तो क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन जो ऊपर का जो डाटा आपको दिया है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस पूरे के पूरे हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि 2025 के बजट में 5 वर्षों में किन मुद्दों पे सुधार किया जाएगा, वो डाटा आपको याद करना है। जैसे कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय और विनियामक सुधार। ये टोटल 6 चीज़ें हैं जिन पे सुधार किया जाएगा देश को विकसित बनाने के लिए। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि देश को विकसित बनाने के लिए किन डाटा पे काम किया जाएगा, किन चीज़ों पे, किन क्षेत्रों में काम किया जाएगा। अब देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में क्या है कि 4 टोटल हमने क्या बताए थे, 4 इंजन होंगे। क्या बताए थे, 4 इंजन होंगे। ये जो 4 दिए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, यकीन मानो इनसे क्वेश्चन बनने वाला है। वो कैसे बनने वाला है हम समझाते हैं। चलिए, इन्हीं को हमको पढ़ना है। जैसे कृषि का हमने बताया, 4 बताए थे, तो कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कृषि के बारे में क्या थी मुख्य बातें, कौन सी योजनाएं थी, या क्या बदलाव हुआ, या क्या सरकार लेकर के आई है। तो कृषि के बारे में देखो, राज्यों की भागीदारी हेतु प्रधानमंत्री धन मान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन मान्य कृषि योजना, इसको दिमाग में रखिएगा। इस योजना को पूछा जा सकता है। इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा, राज्यों की भागीदारी हेतु प्रधानमंत्री धन मान्य योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 100 जिलों को टारगेट इसमें पहले किया जाएगा। इस कार्यक्रम में टोटल 1.7 करोड़ किसान को मदद मिलेगी इस योजना से। और इसके अलावा क्या किया गया है, तो असम में यूरिया
बोर्ड की स्थापना होगी और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करी जाएगी। दलहनों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु 3 इसमें विशेष चीज़ें हैं दलहन में, तूर, उड़द, मसूर। इन दालों पर विशेष बल दिया जाएगा। यह टोटल 6 वर्ष का मिशन होगा। दलहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 आपको दाल की फसलें याद रखनी है, तूर, उड़द, मसूर। इन पे विशेष बल दिया जाएगा और ये जो मिशन है वो टोटल कितने वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष का यह मिशन होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कपास के लिए कपास उत्पादन मिशन, क्या कपास के लिए कपास उत्पादन मिशन चलाया जाएगा जो अगले 5 वर्षों के लिए होगा। कितने? 5 वर्षों के लिए होगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की जाएगी जिसमें से 100 से अधिक किस्मों को सुधारा जा सके। बीजों के 100 से अधिक किस्मों को सुधारा जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत करी जाएगी। केसीसी के लिए बीमा ऋण पहले 3 लाख था, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिए। यह एक पिलर था, यह एक इंजन था कृषि का। अब हम एमएसएमई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एमएसएमई के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि जो लोग आर के लिए पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं, उनको जितना भी आर के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सब हम उपलब्ध करा रहे हैं। या फिर आप जीएस का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, कुछ वहाँ पे नोट्स हमने डाल रखे हैं तो वहाँ से जा कर के आप इन नोट्सों को आसानी से देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इनकी कुछ पीडीएफ पड़ी है तो आप वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका एक पूरा बैच चला रहे हैं आर ओ का, तो अगर आपको नोट्स आपको ठीक लगे तो आप उस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई में छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। जैसे अभी किसान क्रेडिट कार्ड चालू होते हैं, ऐसे बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड चालू होंगे। या चालू किससे होंगे, तो उद्यम पोर्टल पर इनको लॉगिन कराया जाएगा। 5 लाख महिलाएं एससी एसटी के लिए नई योजना शुरुआत की जाएंगी। जो 5 लाख महिलाओं के लिए, उनमें से एससी और एसटी की महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। खिलौनों में मेड इन इंडिया, यानी भारत में खिलौनों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। जो खिलौने बनाए जाते हैं उनके निर्माण पर बल दिया जाएगा। फुटवियर और लेदर पे भी विशेष तौर पे बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं निवेश के बारे में क्या योजना बनाई है, निवेश के बारे में क्या प्लान है सरकार का। तो डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। ये 3 वर्षों में 200 केंद्रों को बनाने का लक्ष्य है। टारगेट कितना है, 3 वर्ष, कितने केंद्र, 200। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करे जाएंगे। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। 5 वर्षों में 50 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला बनाई जाएगी। ये क्या होती है, तो इसे नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेम पर आधारित होती है। स्टेम, इसको समझ लो, स्टेम पे आधारित होती है। स्टेम लिखा हमने, नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इस पर आधारित होती है। इसके विकास को, इसके बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करी जाएंगी। 5 वर्ष में 50,000 प्रयोगशालाएं। अब देखते हैं शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा हेतु एआई को और डेवलप करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से 500 करोड़ का इसमें निवेश करा गया है। चिकित्सा शिक्षा में 5 वर्षों में 75,000 सीटें और जोड़ने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 75,000 सीटें और इसमें जोड़ी जाएंगे चिकित्सा शिक्षा में। अब देखते हैं निर्यात में क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो निर्यात के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा होगी। जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको समझाया है डिक्टो इसी तरीके से आप इसको नोट करिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन मारिएगा। इसके बाद देखिएगा, आप किसी बुक से भी पढ़ रहे होगे तो आपको पूरा का पूरा बजट समझ में आ रहा होगा। ये सब कुछ लग रहा होगा कि ये अभी हमने पढ़ रखा है, इसका भी डाटा हमें पता है। बीमा क्षेत्रों के लिए विदेश निवेश 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। विदेशी निवेश कितना कर दिया गया है, बीमा क्षेत्र के लिए 74 से 100% कर दिया गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी सरकारी जो स्कूल है 1 से 8 तक
और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इन पे अब इंटरनेट से इनको कनेक्ट करा जाएगा, इंटरनेट से इनको जोड़ा जाएगा, इंटरनेट की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2033 तक कम से कम 5 एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। यानी कि 2033 तक कितने, डाटा आपको याद रखना है 5, 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो ये जो आज का सेशन था बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम का है ये डाटा। ठीक है, आप भरोसा करिए जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको ये साथ साथ तैयार भी होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको नोट्स की डिमांड है, अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जा कर के ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।